हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय समीर के माध्यम से। मैं रोज की तरह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में हम लोग फिर रोज की तरह आज भी एक नई टेस्ट सीरीज को हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब प्रदान की गई थी। आपके विकल्प है ए 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से, बी 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, सी 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से और डी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी वो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से प्रदान की गई थी। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारतीय डाक सेवा के द्वारा किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है। आपके विकल्प है ए एक मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑर्डर स्टैम्प तैयार करना, बी एक स्पीड पोस्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान करना, सी अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करना और डी है पोस्ट पेड स्टैम्प सेवा शुरू करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करना। भारतीय डाक सेवा के द्वारा जो माई स्टैम्प योजना को शुरू किया गया था, इसकी जो मुख्य विशेषता थी वह थी अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करना। और यह योजना कहाँ पे शुरू की गई थी? तो मेरे साथियों, माई स्टैम्प योजना को मुंबई में शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया था? तो मुंबई में शुरू किया गया था। और इस योजना की जो मुख्य विशेषता थी वो थी अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प को प्राप्त करना। अगर मैं बात करूं डाक सेवा की, तो भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रचलन मुगल काल यानी कि मध्यकाल में देखने को मिलता है। मध्यकाल में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के समय में ही भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रचलन देखने को मिलता है। डाक सेवा का प्रचलन किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत में जो नियमित रूप से डाक सेवा का प्रचलन शुरू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था मेरे साथियों? 1854 ईस्वी में किया गया था। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस योजना को शुरू किया गया था। सबसे खास बात यह है कि भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 1972 में की गई थी। और भारत की जो डाक सेवा प्रणाली है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में भारतीय डाक सेवा प्रणाली को जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1972 में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें हम टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न मुख्य रूप से कौन से विकिरण को छोड़ता है? आपके विकल्प है ए पराबैंगनी किरण, बी एक्सरे, सी रेडियो तरंगे और डी है दृश्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे। टेलीविज़न जो होता है
वो रेडियो तरंग को छोड़ता है। और हम बात करें डायोड बल्ब की, तो मेरे साथियों डायोड बल्ब को फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, यानी फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1904 ईस्वी में बनाया गया था। डायोड बल्ब को बनाने में किस ऑक्साइड के लेप का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड की मदद से डायोड बल्ब का निर्माण किया जाता है। और डायोड बल्ब में तंतु के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायोड बल्ब से संबंधित मैं प्रश्न पूछूं कि डायोड बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा चाइल्ड लेगुमर के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? तो चाइल्ड लेगुमर के सिद्धांत पर डायोड बल्ब कार्य करता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड दंत चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र NO2 होता है और NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सक के रूप में भी किया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? आपके विकल्प है ए कोचिन, बी गोवा, सी कराईकल और डी है बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोचिन। भारत में पुर्तगालियों ने कोचिन नामक स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। और बात करें हम इस किले के निर्माण की, तो इस किले का निर्माण 1502 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1502 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचिन नामक स्थान पर अपने किले का निर्माण किया था। और बात करें हम पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली भारत में आने वाला प्रथम विदेशी व्यापारिक कंपनी के रूप में जाना जाता है। और इसने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला था? तो वह भी कोचिन में ही खोला था। कब खोला था? तो 1502 ईस्वी में खोला था। अगर आपसे हम जानने की कोशिश करें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम पुर्तगाली के रूप में वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट के मैदान में आया था। और कालीकट कहाँ पे पड़ता है? तो यह केरल में पड़ता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसको क्या कहते हैं? आपके विकल्प है ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी और डी है जीवाश्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की जो एक शाखा है जो जीवन और पृथ्वी से मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। आइए इसके बाद हम अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? आपके विकल्प है ए चादर, बी लंगा, सी सरोग, डी है किमोनो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किमोनो। जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो किमोनो है। और बात करें हम जापान की, तो जापान एशिया का प्रथम विकसित देश के रूप में जाना जाता है।
जापान को एशिया का यूरोप भी कहते हैं और जापान का जो पुराना नाम है वो निप्पॉन है। क्या है? तो निप्पॉन है। और निप्पॉन का जो अर्थ होता है वह होता है उगता हुआ सूर्य का देश, यानी निप्पॉन का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा उगता हुआ सूर्य का देश। और जापान एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम भी झेल चुका है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदान गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? आपके विकल्प है ए भीमदेव सोलंकी प्रथम, बी कुलोत्थुंगा चोल प्रथम, सी मूलराज सेकेंड और डी है कुलोत्थुंगा चोल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमदेव सोलंकी प्रथम। भीमदेव सोलंकी प्रथम ने गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को कायदान गांव में पराजित किया था। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? आपके विकल्प है ए मोहन मालवीय, बी वीडी सावरकर, सी शरद चंद्र और डी है बटुकेश्वर दत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बात करें हम वीडी सावरकर की, तो वीडी सावरकर ने 1909 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखा था। इसी पुस्तक में वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? आपके विकल्प है ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी अल्बर्ट साबिन और डी है जोनास साल्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन का विकसित किया था। बात करें हम पोलियो वैक्सीन की, तो पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जॉन सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है। पोलियो मानव शरीर के गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को नष्ट करता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। कब किया है? तो 2014 में किया है। किसने किया है? तो WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त 2014 में किया है। और पोलियो मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला, रीढ़ और नाड़ी के स्थान को प्रभावित करता है। और पोलियो वायरस कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। और पोलियो वायरस के वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो जॉन सॉल्क तथा अल्बर्ट साबिन ने किया था। इस तरह से ये मेरा 10 प्रश्न समाप्त होता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा और हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ आप लोग बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा देर न करके फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।